है 4 बजे का रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीयों के खिलाफ मालदीव सरकार के मंत्रियों द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणियों का असर अब राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की कुर्सी पर पड़ता हुआ नजर आया। एक तरफ वहां की पूर्व मंत्री ने भारत को मालदीव का सबसे बड़ा मददगार बताया, तो वहीं एक अन्य मंत्री ने राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने तक की मांग कर दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप के एक समुद्र तट पर बनाया गया अपना एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद मालदीव के मंत्रियों और कुछ अन्य ने उनके लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ही विवाद खड़ा हो गया। मालदीव सरकार ने पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने वाले 3 मंत्रियों को रविवार को सस्पेंड तक कर दिया और सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियों से खुद को अलग करते हुए कहा कि उनकी ये व्यक्तिगत राय है और सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। तो मालदीव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक टिप्पणी की थी, मालदीव के 3 मंत्रियों ने, अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। तो भारत से विवाद होने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग तक उठने लगी है। मालदीव की विपक्षी पार्टी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अली अजीम ने कहा कि हमें देश की फॉरेन पॉलिसी को मजबूत बनाए रखना है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हमें पड़ोसी देशों को खुद से अलग थलग पड़ने से बचाना है। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी से पूछा कि क्यों वो मोइजू को हटाने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे ये तक पूछा कि क्या मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। इसके साथ ही मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री ने भी कहा है कि हम भारत के साथ रिश्तों के आभारी हैं, क्योंकि जिस तरीके से मालदीव में लगातार भारतीय पर्यटक पहुंचते हैं, इससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार हो रहा है और पर्यटन के लिहाज से भी भारत उनके लिए काफी अहम हो जाता है। और यही वजह है कि तीनों मंत्रियों को सस्पेंड किया गया है और अब राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी मांग लगातार उठाई जा रही है। और भारत और मालदीव के तलखोते रिश्तों के बीच इजराइल ने भी अहम ऐलान किया है। दरअसल इजराइल की ये घोषणा इस लिहाज से अहम हो जाती है क्योंकि मालदीव की पूर्व मंत्री मरियम शूना ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल से रिश्तों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद इजराइल सरकार ने मंगलवार 9 जनवरी 2024 से लक्षद्वीप में सी वाटर डिसेलेशन प्लांट पर काम शुरू कर दिया है। तो मालदीव अब चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है। जो भारत के समर्थक देश है वो भी मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणी से काफी आहत है और लगातार अब उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग उठ रही है। इसी बीच जो ये मालदीव के राष्ट्रपति हैं उन पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। विपक्षी दल सोशल मीडिया एक्स पर भी एक्टिव हो चुके हैं, साथ ही ये कह रहे हैं कि क्या हमारी पार्टी राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ अजय द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए, मालदीव में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 3 मंत्रियों ने टिप्पणी की, उसके बाद उन्हें सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अब मालदीव में राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग की गई है। क्या लगता है अजय कि प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करना मौजूदा सरकार और राष्ट्रपति के लिए भारी पड़ गया है क्या? बता दें कि ये पहली बार ऐसा होगा कि किसी भी भारत के प्रधानमंत्री या किसी भी ऐसे मामले पे लेके भारत ने जो कड़ा रुख अपनाया और मालदीव काफी नतमस्तक है इस बात को लेकर। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वहाँ के राष्ट्रपति तक को झुकना पड़ा है और यहाँ तक कि वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा होने लगी है कि विपक्ष ने उनकी मांग कर दी इस्तीफे की और सीधा इस्तीफे की बात अगर वो नहीं देते तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की जा रही कि सरकार एक तरफ से मालदीव की गिरा दी जाए। लेकिन वही एक आज सुबह सुबह एक बात मालदीव से एक मैसेज आया था, एक प्रस्ताव आया था कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू भारत आ सकते हैं और आने वाले 1 से 2 हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो खुद मिलने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। जी देखिए, वो खुद भारत आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। क्या वाकई रिश्तों में जो तल्खी है वो मुलाकात करने से ठीक हो जाएगी क्या? क्या वहां के विपक्षी दल मुलाकात करने के बाद से राष्ट्रपति के समर्थन में आ जाएंगे क्या? जी, आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी बात ये इसमें निकल के आ रही कि राष्ट्रपति का प्रस्ताव आया और जो भारत में मिलना वो खुद चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, लेकिन वो जो वहाँ के हालात है ये पहली बार ऐसा है कि कड़ा रुख अपनाने के बाद वहाँ की सरकार भी
अस्थिर की पोजीशन में आ गई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि भारत इस बार किसी भी ऐसे उसमें मूड में नहीं कि वो बच सके। सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आ रही कि जो प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को एक पर्यटन हब के बनाने की बात कही थी, उसको लेके सब ये हो रहा था कि वहाँ पे अब तो पर्यटन के दृष्टि से वहाँ पे एयरपोर्ट भी बनाने की बात हुई है। और सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आ रही कि वो जो वहाँ के तीनों मंत्री हैं, जो युवा मंत्री, उन लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है इसको लेके। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि निकल के कि मौजूदा सरकार जो है अस्थिर स्थिति में हो गई है और वो भारत से संबंध अपना अच्छा बनाना चाहती है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि 2000 लगभग 2022 में लगभग 2,41,000 और 23 में लगभग 2 लाख पर्यटक वहाँ मालदीव की यात्रा पे भारत की तरफ से गए। तो वो पर्यटन के दृष्टि से भी एक बड़ी बात ठीक है। है, तो देखिए वो अजय, मालदीव अब कहीं भी नहीं मोइज़ू छोड़ा। भारत आने की जो इच्छा है वो जाहिर कर चुके हैं और हो सकता है कि वो जल्द भारत आए। क्या इस महीने के अंत तक वो भारत आ सकते हैं क्या? क्योंकि विपक्षी अब लगातार ये भी कह रहे हैं कि रिश्तों में सुधार बहुत जरूरी है वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किस खामियाजे की तरफ उनका इशारा है? जी, सबसे बड़ी बात है कि मालदीव जो भारत से बहुत सारी मामलों में डिपेंड है, जैसे एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर सबसे बड़ी बात है कि मालदीव का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत पे डिपेंड है। शिक्षा को लेकर वहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी जो भारत में आते हैं, तो कहीं न कहीं मालदीव को ये डर है कि इन सब चीजों से अगर वो भारत से रिश्ता तोड़ता है तो उसको कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी बात, पर्यटन की बात जो करें, पर्यटन मालदीव का एक काफी बढ़िया माना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री लक्षद्वीप को जब से पर्यटन की बात तो उन्होंने कही है और उन्होंने सोशल मीडिया पे फोटो अपनी डाली, उसको लेके ये रहा है कि मालदीव को लगता है कि अगर वो रिश्ते इससे खराब होते हैं तो मालदीव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए लेकिन अजय, हाल ही में एक और बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया अहमद ये कहती हैं कि भारत मालदीव के लिए 911 कॉल है जिसे किसी भी मुसीबत के समय मालदीव डायल करता है। इस बात का इशारा किस तरफ था उनके? ये आपको बता दें सबसे पहले कि कोरोना काल का जिक्र अगर हम करना चाहेंगे, जो कि अभी पूरा देश का पूरा विदेश भी इस कोरोना काल से ग्रसित रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कोरोना में अगर मालदीव ने की सबसे पहले अगर किसी ने मदद की, चाहे वो रसद के मामले में, चाहे दवाइयों के मामले हो, तो भारत ने ही उनकी मदद की थी। और मालदीव को हर तरह की मदद भारत मुहैया कराता रहा। और जो दक्षिण हिंद महासागर की बात है, तो हिंद महासागर वहाँ से लगा हुआ है, तो इसलिए एक सुरक्षा की दृष्टि से भी बड़ा मामला आता है। तो चीन से उसके संबंध, तो इसके मद्देनजर भी इसको बड़ी बात कही जा सकती है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस के परचम तले 7 चुनाव लड़ रही कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आज अहम बैठक होगी। वहीं ये बैठक दिल्ली में होगी और जानकारी के अनुसार मुकुल वासनिक के आवास पर यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अलावा समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद रहेंगे। सभा की ओर से महासचिव राम गोपाल यादव और राज्यसभा सांसद जावेद अली खान की बैठक में ये चर्चा होनी है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक भी मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सीट शेयरिंग को लेके लगातार मंथन का दौर जारी है। इसी बीच दिल्ली में आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच अहम बैठक होनी है, क्योंकि यूपी बड़ा राज्य है, यहां से लोकसभा की 80 सीटें हैं और लगातार यूपी को लेकर यह भी कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता अगर किसी पार्टी को तय करना है तो यूपी उसके लिए बहुत जरूरी है। यूपी के लिए बीजेपी की रणनीति तो तैयार है, बीजेपी लोगों के बीच सक्रिय हो चुकी है, अपने एजेंडा लोगों के बीच लेके पहुंच रही है, लेकिन INDIA अलायंस अभी तक कोई सार्वजनिक तौर पर ना तो मंच साझा करता हुआ नजर आया, ना ही लोगों के बीच पहुंचा नजर आया। उल्टा सीट शेयरिंग पर ही पेच अभी फंसा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है, क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ से 31 दिसंबर वो तारीख तय की गई थी जब इंडिया गठबंधन को सीट शेयरिंग पर एक आखिरी मोहर लगानी थी, लेकिन अब वो तारीख भी निकल चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब तो चुनाव की तारीखें कभी भी इनका ऐलान हो सकता है, क्योंकि नया साल आ चुका है, इसी साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आखिर इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग पर बात कब करेगा, कौन कहां से लड़ेगा, इस बात पर मुहर कब लगेगी।
आमिर रिजवी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, देखिए, सीट शेयरिंग पर आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक अहम बैठक दिल्ली में होनी है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहेगा और कितनी सीटों पर दावेदारी पेश किए जाने की उम्मीद है दोनों ही पार्टियों की तरफ से? जी देखिए, आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की दिल्ली में एक अहम बैठक होनी है उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे को लेकर। इसमें समाजवादी पार्टी की ओर से राम गोपाल वर्मा मौजूद रहेंगे और कांग्रेस के भी तमाम नेता उस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की जो सीटें हैं उस पर हर पार्टी चाहती है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा उसको शेयरिंग मिले, उसी को लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा जनाधार है। कांग्रेस लेकिन चाहती है कि जो उसको भी सीटें मिले मुख्य मुख्य जगहों पर, ताकि वो चुनाव लड़ सके, और इसी को लेकर जो है दिल्ली में जो है आज बैठक की जानी है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, लगातार सीट शेयरिंग का एक ऐसा पेच है जो अभी भी फंसता हुआ नजर आया है। ऐसे में आज बड़ी और अहम बैठक होनी है, दिल्ली में ये बैठक होनी है। आपने जिक्र किया, कितनी सीटों पर कौन कॉम्प्रोमाइज कर सकता है आमिर? क्योंकि अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव के दौरान एक बड़ी बात कही थी कि समाजवादी पार्टी यूपी में सीट देने की भूमिका में है, बड़े भाई की भूमिका में है। जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी का बड़ा जनाधार है। इस कांग्रेस को जो है पिछली बार भी बहुत ज्यादा लोकसभा के चुनाव में बहुत ज्यादा वो नहीं मिली थी, सीटें नहीं मिली थी। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस ने जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा निकाली है। जन जन तक पहुंच रही है, जिलों जिलों तक पहुंच रही है। 17 से ज्यादा वहाँ की लोकसभा की जो सीटें हैं वहाँ के लोगों से मिले हैं, उनसे बात की है। तो अब कांग्रेस चाहती है कि वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटों पे अपनी दावेदारी रखे। जब ज्यादा सीटों पे दावेदारी होगी तो केंद्र में जो है जाने वाली पार्टी को मजबूती रहेगी। उत्तर प्रदेश वैसे भी लोकसभा के चुनाव को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी केंद्र में उससे ही उसकी मजबूत दावेदारी होगी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आमिर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अयोध्या को त्रेता युग की थीम से सजाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं, जहां वो सबसे पहले हनुमान लला के दरबार में पहुंचे और फिर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाते हुए नजर आए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें विकास कार्य, कानूनी व्यवस्था की समीक्षा की और साथ ही अयोध्या के लिए रोडवेज की बसें तैयार की गई हैं, जिसके लिए परिवहन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। जहां राम मैदान के साथ बसें राम की नगरी में नजर आएंगी। ये बसें अवध बस स्टेशन से अयोध्या के लिए चलाई जाएंगी और हर 5 मिनट पर कामता स्थित अवध बस स्टैंड से रोडवेज की बसें मिलेंगी। इसके अलावा मीट विक्रेताओं ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन कारोबारियों ने मांस न बेचने का फैसला किया है। कारोबारियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र देकर यह निर्णय लिया है। राजेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए, अब तो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक है। ऐसे में मीट व्यापारियों ने यह फैसला लिया है कि 22 जनवरी जब भगवान रामलला अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे तो वो मीट ना बेचेंगे ना बनाएंगे, और इसको पत्र लिखते हुए भी उन्होंने जानकारी डिप्टी सीएम को दी है। उनके इस फैसले का किस तरीके से स्वागत कर रहा है हर एक वर्ग? जी मुस्कान जी, देखिए, अगर बात की जाए अयोध्या की तो इस समय अयोध्या नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व जो है इस राममय में बिल्कुल एकदम खुशहाल है और उत्सव मना रहा है। तो जहां एक तरफ उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो मीट व्यापारी हैं उन्होंने ये फैसला लिया कि जिस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जाएगी उस दिन हम लोग मीट बिल्कुल तरह से बंद कर देंगे। उस दिन बिल्कुल हम बेचेंगे ही नहीं। अच्छा, उसी को लेकर उन मीट व्यापारियों ने ब्रजेश पाठक को ज्ञापन भी दिया है और उनसे कहा भी है कि हम लोग बिल्कुल मीट को उस दिन बिल्कुल नहीं बेचेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अयोध्या बिल्कुल पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज कर तैयार है और कोशिश यही है कि जो त्रेता युग में अयोध्या थी वही इस कलयुग में भी
अयोध्या को बनाने की कोशिश की जा रही है। जी मुस्कान। बिल्कुल, देखिए राजेश, मीट व्यापारियों ने तो ये फैसला लिया है जिसके लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्र लिख दिया गया है। वाकई इस फैसले को लोग हर तरफ सराह रहे हैं, लेकिन राममय बनाने की तैयारी है पूरे प्रदेश को और राममय बनने भी लगा है। ऐसे में जो रोडवेज बसें हैं उनको क्या कुछ निर्देश दिया गया है? बस चालकों के साथ ही जो तमाम कई लोग बसों से सफर करेंगे उनके लिए क्या कुछ विशेष होगा? मुस्कान जी देखिए, जो परिवहन विभाग ने एक कदम उठाया है, ये बहुत बड़ा कदम है। परिवहन विभाग ने सारी उत्तर प्रदेश की सारी रोडवेज बसों को रामधुन 22 जनवरी को सारी रोडवेज बसों में सुनाया जाएगा। उसके अलावा लखनऊ के अवध बस स्टॉप से और चारबाग, कैसरबाग और आलमबाग सारे बस स्टॉपों से बसें यहाँ से अयोध्या के लिए चलेंगी, जिसमें रामधुन सुनाया जाएगा और खास करके उनको साफ सफाई और सजाने की भी व्यवस्था की गई है। और उसके साथ साथ में एक चीज और आपको बता दें कि जो मीट उस दिन मीट नहीं बिकेगा, मीट व्यापारियों ने जो एक फैसला लिया है, उसके साथ साथ में आपको बता दूं कि आबकारी मंत्री ने एक कड़ा निर्देश दिया है कि अयोध्या में 84 कोसी जो परिक्रमा होती है उसके परिधि में बिल्कुल पूरी तरह से शराब जो है प्रतिबंधित कर दी गई है और वो हमेशा के लिए प्रतिबंधित की गई है। जी मुस्कान। बिल्कुल, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मंगलवार को भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया है। जहां क्रिकेटर मोहम्मद शामी राष्ट्रपति भवन में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पहुंचे। इसमें सबसे बड़ा सम्मान खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला है, जबकि स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। इस बार मोहम्मद शमी समेत 26 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बैडमिंटन खिलाड़ियों चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को 2023 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था। उन्होंने 2023 में एशियाई खेलों में अपना और बैडमिंटन में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा एशियाई चैंपियनशिप और इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 का खिताब भी जीता है। ये पुरुष जोड़ी वर्तमान में मलेशिया ओपन सुपर 1000 में खेल रही है और इसलिए समारोह में शामिल नहीं हुई है। तो मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को आज पुरस्कृत किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इन सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। अजय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह का आज आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया है। किन किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेलों को लेकर जो अवार्ड होता है आज उसे पुरस्कृत किया है। और सबसे बड़ी बात निकल के आ रही कि राष्ट्रीय खेलों के राष्ट्रीय रत्न की जो बात कहें कि ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद की जो बात मेजर ध्यानचंद अवार्ड को सात्विक और रंकी रेड्डी की जोड़ी को दिया गया, जो कि बैडमिंटन में दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात निकल के आ रही, भारतीय क्रिकेटर शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अर्जुन अवार्ड की जो बात करके भारतीय पिछले दिनों विश्व कप की जो बात कहें, विश्व कप में शमी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, इसके लिए उन्हें आज अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया। और वो राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में सादे वेश में गए तो सीधा सा उनका ये कहना था कि अर्जुन अवार्ड पाना गौरव की बात है। और वहीं जो अवार्डों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही थी कि जो अभी तक अवार्डों की बात ये हो रही थी कि अवार्डों को जो अमाउंट है वो बढ़ाने की बात की चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी भी अवार्डों पे वही अमाउंट रखे गए। और जो सबसे बड़ी बात इसमें यह कि द्रोणाचार्य अवार्ड भी आज पुरस्कृत किया गया, जो पैरा ओलंपिक में भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है। जी बिल्कुल अजय, शमी समेत 26 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। लाजमी है कि उन सभी खिलाड़ियों के परिवार वालों के लिए गर्व का माहौल रहा होगा। ऐसे में इन सभी खिलाड़ियों के परिवार वाले भी क्या आज उस समारोह में मौजूद थे? कि आज जिन खिलाड़ी को पुरस्कृत किया गया वो उनमें रियली उनके घर वाले में यहाँ एक खुशी का माहौल। और सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर कि जो खुशी के माहौल वो जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही थी।
नाच गाने हो रहे थे, बैंड बाजों की धुनों पे भी वो हो रहा था। अमरोहा में सब जो है, अमरोहा का आज फिजा ही बदली हुई, क्योंकि वहाँ के उनके लाल को, शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो अर्जुन अवार्ड की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि शमी के अलावा 26 लोगों को और अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और एक देश में इससे खेल भावना को आगे बढ़ाने की बात मिलेगी। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।